ये हो गया एंटिटी पार्ट। इसमें हमने क्या लिखे, केवल इनपुट लिखे और आउटपुट लिखे, ब्लैक बॉक्स के इनपुट और आउटपुट लिखे। एंटिटी क्या है, वो ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर हमने डिज़ाइन की है। अब जो हमने उसके अंदर डिज़ाइन की है वो हम आर्किटेक्चर में डालेंगे। जो हमने डिज़ाइन करके देखा था वो हम आर्किटेक्चर में डालेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर में दूसरा पार्ट है VHDL में, वो है आर्किटेक्चर। अब ये आप कुछ भी नाम रख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे कोड जो लिख रहे हैं वो बिहेवियरल कोड मॉडलिंग पे लिख रहे हैं, इसलिए हमने इसको एक नाम दे दिया बिहेवियरल। काउंटर एंटिटी नेम लिखेंगे इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इज लगाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा लगाना पड़ेगा। ये VHDL में इज लगाना ही पड़ता है, क्योंकि जो VHDL वो एडा की जो है एडा का मॉडिफाइड वर्जन है। उसको मतलब बेस जो एडा लिया गया है, एडा लैंग्वेज, और जो वेरीलॉग है वो उसका बेस वर्जन सी है। तो उसको सी सिंटैक्स में चलते हैं और यहाँ एडा सिंटैक्स में चलते हैं। तो यहाँ पे एडा सिंटैक्स में जो है इज लगाते हैं, ये वही उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इज लगाया जाता है। अब आर्किटेक्चर के अंदर हम सिग्नल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अभी हम ये सिग्नल डिक्लेयर नहीं करते हैं। अभी हम जो है इसको कोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो अभी हम क्या करेंगे, केवल इसको अभी बिगिन लगाएंगे। और जैसे हम वेरीलॉग में लिखने की कोशिश करते हैं वैसे ही लिखेंगे। बिगिन के बाद प्रोसेस, बिहेवियरल मॉडलिंग में प्रोसेस लगाते हैं। जैसे वहाँ ऑलवेज एट लगाते हैं, वैसे यहाँ पे प्रोसेस लगाते हैं। प्रोसेस एक तरह की सेंसिटिविटी लिस्ट है। जैसे वहाँ पे ऑलवेज एट के अंदर सेंसिटिविटी लिस्ट डाली जाती है वेरीलॉग में, वैसे ही VHDL में प्रोसेस के अंदर सेंसिटिविटी लिस्ट डाली जाती है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, स्पेसिफिकेशन में ये था कि एसिंक्रोनस रीसेट का एसिंक्रोनस अप डाउन काउंटर बनाना था। तो एसिंक्रोनस बनाना था, इसका मतलब हमको जो है रीसेट को क्लॉक पे बेस्ड नहीं करना है, उसको फ्री हैंड रखना है। मतलब रीसेट जब होगा तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा, क्लॉक पे डिपेंड नहीं कराना है। और दूसरा जो है वो क्या था, मैंने जो है एक्टिव लो रीसेट लिया था। देन और इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कोडिंग में गलत हो जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इज और देन जरूर लगाना है, क्योंकि क्या होता है, सी सिंटेक्स याद रहता है तो इफ में देन लगता नहीं है, लेकिन VHDL में एडा में इनमें देन लगता है।
इसी तरह इज़ लगता है एंटिटी के अंदर, तो वो चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं, तो हमेशा याद रखना है उसे। अब हम यहाँ क्या करें, सीधे आउटपुट ले लें? यहाँ तो आउटपुट ले लेंगे। उसके बाद सीधे आउटपुट में इनपुट तो भेज नहीं सकते, इसलिए हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल लेने से ये होता है कि हमको जितने भी एक्शन करने हैं, जितने भी हमको सबसे आसान कोडिंग में यही तरीका है कि एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो। तो टेम्परेरी वेरिएबल से आप जो है जो भी एक्शन करना चाहते हो उस पर जितने भी मल्टीप्लिकेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन या जो भी करना चाहते हो वो आप कर लो, और लास्ट में जो है उस टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट में भेज दो। ये सबसे जो है जो एरर फ्री कोडिंग कहलाएगी, क्योंकि इसमें बीच में कहीं भी जो है मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि जितना भी ऑपरेशन है वो टेम्परेरी में हो गई और लास्ट में हमने आउटपुट में भेज दिया। अब हमें अगर आउटपुट में भेज दें तो हम कहीं बीच में कहीं इनपुट को सीधे आउटपुट में भेज दें तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो वैल्यू जाती नहीं सीधे इनपुट में, और इनपुट से आउटपुट में भेज दें नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना? वो आप ये देख चुके हो, आपको वेरीलॉग में भी देख चुके हो कि ऐसे सीधे जो है इनपुट टू आउटपुट नहीं होता, नहीं तो हमको भी टेम्परेरी बीच में लेना ही क्यों पड़े। जैसे वेरीलॉग में क्या लेते हैं, वायर लेते हैं ना, उसी तरह इसमें क्या लेते हैं, सिग्नल लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिग्नल ले लेंगे, और सिग्नल हमेशा आर्किटेक्चर और बिगिन के बीच में लिखा जाता है, सिग्नल। और सिग्नल हमने ले लिया काउंटर अंडरस्कोर आउट अंडरस्कोर टेम्प, और इसकी विड्थ क्या होगी, सेम वही। अब ये जो अनसाइंड मैंने लिखा है यहाँ पे, ये अनसाइंड को जो है कैसे समझेगा कंपाइलर? इस अनसाइंड को समझने के लिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये उसको लिए वो पैकेज में जाएगा, और पैकेज कौन सा ऊपर दिया हुआ है, न्यूमेरिक अंडरस्कोर एसटीडी, ये पैकेज दिया हुआ है। तो इस पैकेज के अंदर अनसाइंड की डेफिनेशन है कि अनसाइंड वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, ये पूरी डेफिनेशन है। तो ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर पैकेज है, और पैकेज के अंदर ही पूरा कोड लिखा हुआ है कि अनसाइंड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है और अनसाइंड वैल्यू क्या होती है। तो ये पूरा जो है एक पैकेज के रूप में पैकेज बॉडी कहलाती है उसे। वो पैकेज पहले हम पैकेज बनाते हैं, उसमें केवल एक तरह से जैसे पोर्ट डिक्लेरेशन होता है ऐसे ही होता है, और एक होती है पैकेज बॉडी। जैसे सी में होता है ना, एक फंक्शंस होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, फिर फंक्शन डेफिनेशन होता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है वो पैकेज डिक्लेरेशन टाइप का होता है इसमें, और फिर पैकेज बॉडी जो होती है वो डेफिनेशन होती है। तो अनसाइंड की डेफिनेशन हमें किसमें मिल जाएगी, न्यूमेरिक अंडरस्कोर एसटीडी में। तो ये जो है डॉट ऑल करने पे सब यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर की जो जितने भी पैकेज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, फंक्शंस है, वेरिएबल हैं, जो भी है जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो अनसाइंड को हम यूज़ कर कंपाइलर समझ जाएगा इस पैकेज के थ्रू। तो इसीलिए हमने वहाँ पे न्यूमेरिक अंडरस्कोर एसटीडी इंक्लूड कराया था, यूज़ किया था। इंक्लूड नहीं होता, इंक्लूड तो इधर वेरीलॉग में होता है, इसमें यूज़ होता है। तो अब हमको टेम्परेरी वेरिएबल मिल गया। अब इस टेम्परेरी वेरिएबल से में हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, और इस पे फिर अपने आप ही जो है इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करा सकते हैं। तो हम सबसे पहले रिसेट पे वैल्यू इसकी डाल देंगे, टेम्परेरी वैल्यू।
सॉरी, गलत हो रहा है। इसको नॉन ब्लॉकिंग मत समझिएगा, ये VHDL में कभी भी इक्वल टू लिखते ही नहीं है, हमेशा यही साइन यूज होता है। और ये इसका प्रतीक है कि जो है हमारा जो है वेरिएबल नहीं है, सिग्नल है, और सिग्नल कुछ डिले के बाद जाता है। जैसे वायर का डिले होता है ना, वैसे एक डिले है, उसको यहाँ पे एजम किया जा रहा है। कोई भी सिग्नल तुरंत नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा डिले के बाद पहुंच रहा है, जिसको डेल्टा डिले कहते हैं। तो इस वजह से ये जो ऑपरेटर बनाया गया है, ये वेरीलॉग से कंफ्यूज मत हुई है कि ये नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेटर है। ये यहाँ पे VHDL में ही आउटपुट जब डाला जाता है तो इसी ऑपरेटर के थ्रू डाला जाता है, और ये डिले दिखाता है कि कुछ डिले के बाद वो इनपुट से आउटपुट में जा रहा है। आउटपुट यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल है। ये हम लोड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो है हम लोड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अदर्स लिखेंगे, अदर्स। टाइपो मिस्टेक बहुत हो रही है, ये आउट है। अदर्स क्यों लगाया गया? अदर्स इसलिए लगाया गया कि हम यहाँ पे सिंगल डिजिट जीरो लिख रहे हैं। सिंगल डिजिट जीरो लिखना कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हमारा काउंट टाइम पे तो हमने कितना 3 डाउन टू 0 लिख रखा है ना, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट जीरो लिख रहे हैं ना, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आपको अगर सारे जीरोज नहीं लिखने हैं, मान लीजिए 64 जीरोज होते, 64 64 बिट का डेटा होता, तो हम क्या सबको यहाँ पे 64 जीरो लिखते? नहीं लिखते। तो हमने क्या लिखा? अदर्स लिख दिया। अदर्स की वजह से अब ये कंपाइलर समझ लेगा कि बाकी की जितनी भी बिट्स थी, अदर्स मतलब दूसरी, तो जितनी बाकी की बिट्स थी वो सब जीरो हैं। तो केवल सिंगल डिजिट जीरो नहीं माना जाएगा यहाँ पे 4 बिट जीरो माना जाएगा। और जहाँ पे सिंगल बिट होता है वहाँ पे केवल सिंगल बिट जीरो लिखा जाता है, जैसे ऊपर RST पे लिखा हुआ है, रिसेट के लिए हमने जीरो लिखा हुआ है। ठीक है। एल्स इफ, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, क्लॉक टिक इवेंट एंड क्लॉक इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या था, VHDL जो पहले वाला था, पहला वर्जन था, इससे पहले का वर्जन जो 2008 के पहले का वर्जन था, उसमें ये ऐसे यूज़ किया जाता था। जब से नया वर्जन आया तो फिर जो है हम इसको ऐसे ना लिख के,
राइजिंग एज तब ये हट जाएगा, ये आपका सीधे क्लॉक। अब कंपाइलर समझ लेगा कि क्लॉक जो है एज ट्रिगर्ड है। जब क्लॉक टिक इवेंट लिखते थे तो भी वो एज ट्रिगर्ड के माना जाता था। अब जो है जब हम इसको राइजिंग एज लिख देते हैं तो ये पॉज है जब तक क्लॉक कहलाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट देन लगाना है, देन बहुत जरूरी है। अब क्लॉक आ रही है तो जो है हमारा जो स्पेसिफिकेशन था उसके बेस पे हम सबसे पहले ये था ना कि अगर जो है क्लॉक आ रही है तो सबसे पहले काउंटर लोड होगा। तो लोड करने के लिए हमें इफ लोड इफ लोड इक्वल्स टू 1 देन स्पेसिफिकेशन पढ़ते जाइए और अपना कोड लिखते जाइए। और बिल्कुल वही जो है जो डायग्राम हमने बनाया था उसी के बेस पे ये कोड बनता जाएगा। सेव करते जाएं। तो हम लोड करेंगे, पहले लोड करेंगे ना काउंटर को। तो यहाँ पे हमने काउंटर इन लिख दिया। हमेशा जो है कोड में जब इफ एल्स का यूज़ करें, बिगिन का यूज़ करें, तो जब ये कीवर्ड यूज़ करें तो आप एक डिस्टेंस जो है क्रिएट करते चलें, एक स्पेस देते चलें, ताकि पता चलता रहे कि कौन सा कोड किस किस पार्ट के अंदर है। ये कोडिंग स्टाइल अच्छी होती है, शुरू से इसकी आदत डालें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी हमने लिखा कि लोड कर रहे हैं, तो अगर लोड नहीं कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, इनेबल चेक करेंगे। इसलिए इसको एल्स इफ में डालेंगे। जब सिंगल बिट लिखी जाती है तो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा, अगर मल्टी बिट लिखी जाती है तो डबल इन्वर्टेड कामा। और देन लगाना कभी ना भूलें। कुछ लोग केवल टैब स्पेस दे देते हैं, कुछ लोग 4 स्पेस देते हैं, है ना। तो लेकिन स्पेस देना जरूरी होता है, इट्स लुक्स गुड। अगला हमारा क्या था, इनेबल के अंदर कंडीशन है, इनेबल हाई होगा, उसके बाद अप डाउन में से कोई सिग्नल होगा ना, तो अप डाउन अगर 1 है तब क्या होगा, अप डाउन जो इनपुट आ रहा है वो अगर 1 है तो जाहिर सी बात है अप काउंटर चलेगा, और अप काउंटर चलेगा तो जो हमारा टेम्प है वो 1 से इंक्रीमेंट कर जाएगा।
ये जो ऑपरेशन आप लिख रहे हो ना, ये ऑपरेशन केवल आप टेम्परेरी सिग्नल्स पे ही कर सकते हो। जो VHDL में सिग्नल्स पे कर सकते हो, टेम्परेरी रेंज पे कर सकते हो, जो है उस पे जब आप वेरिलॉग में यूज़ करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टेम्प लिया गया। अगर सीधे आउटपुट यहाँ पे नहीं रख के आप कर सकते कि आउटपुट रख दिया और जो है उसको +1 कर दिया। ऐसा आपको पता ही है। क्योंकि सब सिंगल सिंगल जो है लाइन है, इसलिए हम बिगिन एंड नहीं लगा रहे हैं। अगर ये मल्टीपल लाइन होती तो बिगिन एंड लगाना पड़ता। अब इस इफ का यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा। इस एंड इफ का यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा। ये इफ का यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा। ये रिसेट वाले का है। इसके ऊपर जो प्रोसेस है उसका बिगिन, उसका एंड हो जाएगा। स्पेस से पूरा क्लियर हो जाता है कि कोड में कैसे क्या हो रहा है। अगर ये स्पेस न लगे हों तो जो आपका कोड, जैसे आप कभी कंपनी छोड़ के चले गए तो जो दूसरा आपका कोड पड़ेगा वो रीडेबल नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा किस ब्लॉक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। वो यही देखता रहेगा किस इंडेक्स का कहाँ पे है, कैसे है, यही काउंट करता रहेगा। तो अगर कोड पहले से अच्छा लिखा हुआ है तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको भी अपना खुद का कोड पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि ये स्पेस देके अलाइनमेंट करना चाहिए और लिखना चाहिए। सॉरी, एंड नहीं, ये एंड प्रोसेस है। और जब प्रोसेस हो गई तो इतना ये पार्ट जो है हमारा एक तरह से क्या हुआ, सीक्वेंशियल पार्ट था। जैसे हम फ्लिप फ्लॉप का जो कोड लिखते हैं उस तरह से। अब लास्ट में हम क्या करना चाहते हैं कि अब हम आउटपुट भेजना चाहते हैं। तो अगर वेरीलॉग होता तो हम असाइन कर देते सीधे, लेकिन VHDL है तो ये कॉम्बिनेशनल कॉम्बी
जो वो कौन सा कंटीन्यूअस असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं यहाँ यूज़ होगा, यहाँ पे सेम ही यूज़ होगा, लेकिन सीधे आउटपुट जाएगा। और यहाँ सिग्नली है, वही वायर की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता, वायर का कोई कॉन्सेप्ट, यहाँ केवल सिग्नल होता है। और वीएचडीएल में ये माना जाता है कि जो सिग्नल है वही फिजिकल वायर है, उसमें डिले होता है, क्योंकि वायर में डिले के बाद आउटपुट जाता है, तो उतना वो डिले वो मान के चलता है ईडीए टूल, और पहले से ही इस टर्मिनोलॉजी में माना जाता है। इसलिए यहाँ पे वायर और रेज का दोनों का काम सिग्नल ही कर रहा है। ठीक है, तो अब हम सीधे असाइन स्टेटमेंट, अगर वेरी लॉग होता तो असाइनमेंट लिख देते, लेकिन यहाँ पे असाइन नहीं लिखना है ना, यहाँ पे सीधे आउटपुट दे देना है। अब टेम्परेरी वेरिएबल की जो भी वैल्यू आई है उसको सीधे आउटपुट में भेज देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि टेम्परेरी वेरिएबल क्यों लिया गया था? वो इसलिए लिया गया था कि ताकि सारे ऑपरेशन हम आराम से उसमें कर सकें। कोई भी शिफ्टिंग करना हो, कंपेरिजन करना हो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना हो, तो उसमें हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल काम आता है। नहीं तो फिर सीधे आउटपुट पे हम वो ऑपरेशंस नहीं कर सकते, फिर वो एरर आ जाएगी, फिर ढंग से हार्डवेयर जनरेट नहीं होगा ईडीए टूल से। अब काउंटर अंडरस्कोर आउट कौन सा टाइप था? एसटीडी अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर वेक्टर था, इसलिए यहाँ पे टाइप वही लिख दिया गया, और काउंटर टेम्प सिग्नल लिख दिया जाएगा। लास्ट में जो हमने आर्किटेक्चरल को जो है हमने जो नाम दिया था, उसका एंड आर्किटेक्चर का हमने नाम क्या दिया था? बिहेवियरल, तो बिहेवियरल आ जाएगा। और हमारा कोड कंप्लीट हो गया काउंटर का। अब इसमें एक और चीज़ है, एक जो है ये है कि इस प्रोसेस को अपना एक नाम दे सकते हैं, इससे आगे चल के कंफ्यूज नहीं होता है कंपाइलर। मान लो इसको हमने नाम दे दिया काउंटर अंडरस्कोर प्रॉक। इस प्रोसेस का हमने ये नाम दे दिया। अब कहीं भी प्रोसेस लिखा होगा, तो जब वो इसका हार्डवेयर जनरेट करेगा, तो अगर इस नाम का सेम मिला तो वो क्या करेगा, जो है गड़बड़ कर सकता है, जो है, और एरर भी दे सकता है, और हार्डवेयर भी गड़बड़ कर सकता है। तो नेमिंग कन्वेंशन कर देने से क्या होगा कि हमारे नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर कोई और प्रोसेस है जिसमें रिसेट और क्लॉक है, अगर उसका नाम हमने दूसरा रख दिया, तो वो कंपाइलर आराम से जान सकता है कि ये दूसरी प्रोसेस है। अगर नाम जो है नाम नहीं करते हैं, अगर सिंगल प्रोसेस है तो आप नाम ना करिए, लेकिन अगर बहुत सारी प्रोसेस है तो आप वहाँ पर नाम कर दीजिए, तो उससे जो है एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये नाम इसका जो है एक इसको एक प्रोसेस को एक नाम दे दिया गया है। तो ये हमारा कोड हो गया। अब हम इससे जो है चेक करेंगे कि ये जो कोड हमने बनाया है, इससे जो है वो आपका जो आपने वो पहले आरटीएल डायग्राम बनाया था, वो सेम आ रहा है कि बन के कि नहीं आ रहा है, या कुछ मिसमैच हो रहा है। तो पहले आप कंपैरिजन कीजिए।